बेताल विक्रम बेताल विक्रम बेताल विक्रम और बेताल विक्रम और बेताल विक्रम और बेताल विक्रम और बेताल। विक्रम और बेताल के चाहने वालों, लो मैं फिर दोबारा आ गया, तुम्हारा प्यारा बेताल। आज से मैं तुम्हें रोज एक कहानी सुनाऊंगा और तुम मेरे प्यारे मोटे फुलफुले तबतबे तब्बू विक्रम, तुमसे मांगूंगा मैं उसका एक जवाब। सही जवाब देने वाले को मिलेगा भूतनी का प्यार और गलत जवाब देने वालों को मौका मिलेगा एक लोक में रहने का पेटों के साथ। तो सुनो कान लगा के, आज की कहानी होती है शुरू। आज की कहानी है नसरुद्दीन और सुलेमान की। बहुत समय पहले की बात है। अफगानिस्तान के एक गांव में नसरुद्दीन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सायरा के साथ रहा करता था। नसरुद्दीन यूं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु उसकी चतुराई का लोहा आसपास के कई गांव मानते थे। नसरुद्दीन और सायरा का बड़ा सपना था कि उनका बेटा सुलेमान उनकी तरह अनपढ़ न रह जाए। वह चाहते थे कि सुलेमान बहुत पढ़े लिखे और बड़े शहर में जाकर ऊंची तालीम हासिल करे। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए नसरुद्दीन ने किसी तरह से कुछ पैसा इकट्ठा किया और सुलेमान को ऊंची तालीम लेने के लिए काबुल भेज दिया। काबुल जाकर सुलेमान ने जी लगाकर पढ़ाई करी और ऊंची तालीम हासिल करी। कुछ समय बाद सुलेमान अपनी तालीम पूरी करके वापस अपने गांव लौट आया। सुलेमान के आने पर सारे गांव में जमकर जश्न मनाया गया। और क्यों ना हो, आखिर सुलेमान अपने गांव का पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने शहर जाकर ऊंची शिक्षा हासिल की। गांव के बीच में चौपाल पर एक बड़ा मंच बनाया गया और गांव वालों ने सुलेमान को उस पर बिठाकर मालाओं और फूलों से लाद दिया। नसरुद्दीन और सायरा सुलेमान का सम्मान देख फूले न समाये। स्वागत समारोह लंबा चला और गांव के लोगों ने सुलेमान की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। मंच पर बैठा सुलेमान मन ही मन सोच रहा था, और जी ये मूर्ख सिर्फ अपने ही हके जा रहे हैं और मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। ऐसी हालत में अपने ज्ञान का प्रदर्शन कैसे करूं जी। परंतु हाय दुर्भाग्य, समारोह सुलेमान को बोलने का मौका दिए बिना ही समाप्त हो गया। इस सुनहरे मौके के हाथ से निकल जाने से खिन्न सुलेमान ने निराशा से नसरुद्दीन से कहा, आप घर चलिए, मैं थोड़ी देर में गांव घूम के आता हूँ। बड़े दिन हुए गांव को देखे, कुछ पुरानी यादें ताजा कर लूंगा। भीड़ से छूटते ही सुलेमान नदी की ओर निकल पड़ा। थोड़ा आगे चला तो देखा सामने से उसके बचपन का दोस्त अबू आ रहा है। उसको देखते ही सुलेमान की बाँछें खिल उठी। और जी सामने से वो अबू आ रहा है, चलो इस पर अपना ज्ञान जानने का मौका मिलेगा। सोचते हुए वो आगे बढ़ने लगा। सुलेमान को देखते ही अबू ने उसे कुछ बोलने का मौका दिए बिना चिल्लाकर कहा, अरे सुलेमान, तुम कब आए? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं नदी पर जा रहा था, याद है बचपन में हम वहां पर कैसे मेंढक को पत्थर मारा करते थे। चलो साथ चलते हैं और पुरानी यादें ताजा करते हैं।
और अभी तक वैसा ही गवार और बेवकूफ है। दुनिया शेर और चीते को पकड़कर पिंजरे में बंद कर रही है और ये गधा मेंढक को पत्थर मार रहा है। इस पर अपना ध्यान लुटाना बेकार है। ऐसा सोचते हुए सुलेमान बोला, तो नहीं फिर कभी, अभी मैं सफर से बहुत थका हूँ और घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहता हूँ जी। ऐसा कहकर अबू के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना सुलेमान वहां से निकल पड़ा। थोड़ा आगे चलने पर उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे घेरा बनाकर कंचे खेल रहे हैं। यही सही मौका है इन बच्चों को अपना ज्ञान पिलाता हूँ। आखिर इन्हें भी तो पता चले इनके गांव का एक आदमी दुनिया भर में पढ़ लिख कर ज्ञानी बनकर लौटा है। सुलेमान बच्चों के पास जाकर धीरे से खड़ा हो गया। सहसा एक बच्चे की नजर सुलेमान पर पड़ी। अरे सुलेमान चाचा, अरे आइए ना, हमारे संग कंचे खेलिए। तुम क्यों कंचों में अपना समय खराब कर रहे हो? जानते हो शहर में एक खेल होता है फुटबॉल, जिसमें लोग गेंद को मार के गोल करते हैं। बहुत से लोग देखने आते हैं और बहुत मजा भी आता है। सुलेमान ने ज्ञान झाड़ना शुरू कर दिया। सुलेमान के यह कहने पर वहां खड़े बच्चे आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक बोला, यार गेंद तो पहले से ही गोल होती है, फिर उसे मारकर गोल करने की क्या जरूरत है? दूसरा बोला, माँ कसम, इससे तो कंचा ज्यादा अच्छा है। एक खिलाड़ी के पास कई सारे होते हैं और एक गेंद के पीछे सबको भागने की जरूरत क्यों है? लंबे बालों वाला तीसरा शरारती लड़का फुसफुसाया, लगता है ज्यादा पढ़कर इनका दिमाग खराब हो गया है। अनपढ़ गवार मूर्ख, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये सारे मूड के मूड ही रहेंगे। इन पर अपना ज्ञान खराब करना बेकार है। सोचते हुए सुलेमान बिना कुछ बोले वहां से आगे चल पड़ा। घर लौटते समय सुलेमान को नसरुद्दीन के पुराने दोस्त अहमद खेतों से बैल लेकर आते हुए दिखे। ये बूढ़ा थोड़ा समझदार दिखता है। चलो और कोई नहीं सही तो इसको ही अपना ज्ञान दे देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? अरे सुलेमान, वाह भाई, बहुत दिनों बाद तुम्हें देखा। सुना है तुम शहर से बहुत पढ़ लिख कर आए हो। शाबाश बेटा, शाबाश। ओ जी, वह तो ठीक है चाचा, पर आप इन बैलों के साथ कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे कहाँ जाना बेटा, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक और किसान की दौड़ खेतों तक। इन बैलों के आज हल जोता है। दिन भर बहुत थक गया हूँ। अब घर जा रहा हूँ। पर चाचा, इन बैलों की क्या जरूरत है? शहर में तो सब लोग ट्रैक्टर से खेती करते हैं, थोड़े समय में ही सारा खेत जुत जाता है। अहमद अजीब सी नजरों से सुलेमान को देखने लगा। ट्रैक्टर? ये ट्रैक्टर कौन सा जानवर है? वो जी चाचा, जानवर नहीं, मशीन है वो। मशीन क्या होती है बेटा? मशीन? वो चाचा, मशीन एक तरह का पुर्जा होती है जिससे कोई भी काम करा जा सकता है। कोई भी काम, खाना बनाना, साफ सफाई, कपड़े धोना और भी बहुत सारे घर के काम ये कर सकती है। सुलेमान अपने पूरे ज्ञान को उलेटते हुए बोला, रहने दे बेटा, मेरे पास तो ये मशीन पहले से ही है। अब सुलेमान के होश उड़ गए। गांव के इस देहाती के पास घर का काम करने की मशीन है? सो एडवांस, मतलब इतने साल शहर में करी सरी पढ़ाई बेकार गई, ये तो सब जानते हैं। फिर भी उसने डरते हुए पूछ ही लिया, आपके पास घर का काम करने की मशीन है? अरे हाँ बेटा, अरे तेरी चाची ही तो वो मशीन है जो ये सब काम करती है, और वो भी बिना किसी बिजली या पेट्रोल के। मूर्ख और गौर मूर्ख, जड़ मूर्ख, इनको मशीन भी नहीं पता। दुनिया चांद पर पहुंच गई और इस गांव से बाहर ही नहीं निकले। ये बेकार है इनके साथ माथा पचाना। ऐसा सोचते हुए सुलेमान बिना रुके घर की ओर भाग लिया। घर पहुंचा तो माँ ने कहा, बेटा हाथ मुंह धोकर बैठ, मैं तेरे लिए अभी खाना लगा देती हूँ। आज सारा खाना तेरी पसंद का ही बनाया है। सुलेमान भोजन करने तो बैठ गया, किंतु उसके दिमाग में यही चलता रहा कि
ओ जी, मैं किस प्रकार से अपनी बड़ाई का और ज्ञान का प्रदर्शन करूं? आशय है कि अब तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी हैं और मुझे कितना ज्ञान है। सायरा उसके लिए भोजन की थाली सजाकर लाई। उसमें सुलेमान के मनपसंद लड्डू भी थे। लड्डू को देखते ही सुलेमान के दिमाग में ज्ञान के प्रदर्शन का कीड़ा दोबारा कुलबुला उठा। उसने माँ को रोकते हुए कहा, माँ, जरा ये बताओ इस थाली में कितने लड्डू हैं? माँ हंसने लगी। इतना पढ़ लिख के आया, गिन भी नहीं सकता। 2 लड्डू है और क्या तुझे चाहिए? सुलेमान तर्क करता हुआ बोला। 2 कहाँ माँ, ये तो 3 लड्डू हैं। बेटा 3 नहीं 2 ही है। अच्छा तो चलो गिनती करते हैं। जरा गिनकर बताओ माँ, थाली में कितने लड्डू हैं? माँ लड्डुओं को इशारे से गिनने लगी। 1 और यह 2 हुए ना? 2 कहाँ, ये तो 3 हुए ना। मैं समझी नहीं। बड़ा आसान है माँ, देखो यह 1 लड्डू और यह दूसरा 2 लड्डू। अब 1 और 2 लड्डू मिलकर कुल हुए 3। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मुझे तो 2 ही दिखते हैं। माँ मन ही मन सोच रही थी कि लगता है मेरा बेटा ज्यादा पढ़ लिख कर पगला गया है। दूसरी ओर सुलेमान अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर फूला नहीं समा रहा था। वो गर्व से बोला, यही तो है माँ, जो होता है वो दिखता नहीं। पहले लड्डू 1 है और दूसरा लड्डू 2। 2 और 1 कुल हुए 3। खैर तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी, इसके लिए बहुत सी ज्ञान की किताबें पढ़नी पड़ती है माँ। हाँ तो मेरे प्यारे विक्रमचंद, अब देखते हैं तेरी बुद्धि में है कितना दम। अब आती है तेरी बारी। तो आज का सवाल है, बता थाली में वास्तव में कितने लड्डू थे? 1, 2 या 3? क्यों चकरा गया ना विक्रम? मुझे मालूम था इस सवाल का जवाब तेरी मोटी बुद्धि कभी नहीं दे पाएगी। क्या सोचा था तूने? गलत जवाब सुनकर बेताल खुश होगा, शाबाशी देगा, पर तू विक्रम का बच्चा हमारा नाम मिट्टी में मिलाई दिया। मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो ले सुन आगे की कहानी। जब माँ और बेटे में लड्डू की संख्या को लेकर बातचीत चल रही थी तो नसरुद्दीन एक कोने में चुपचाप बैठा सारा माजरा देख रहा था। वह उठकर उन दोनों के पास आया और बोला, शाबाश बेटवा, हम तुम पर आज बहुत ही गर्व है। आज तुम ये साबित कर दिया कि शहर में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कौन बेकार नहीं गया बा, और तुम्हारा दिमाग वो क्या कहते हैं, इल्म, हाँ इल्म की दौलत से लबालब भरा हुआ है। तुम्हारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, नाम है, और तुम्हारी माँ इन सब बातों के बारे में क्या जाने? वो तो शायद कभी मदरसे भी नहीं गई, उसे क्या पता इन सब बातों के बारे में। पिता से प्रशंसा सुन सुलेमान और खुशी से फूल गया। आखिर दिन भर का इकट्ठा किया हुआ सारा ज्ञान एक साथ जो निकल रहा था। लेकिन तभी नसरुद्दीन ने थाली में से एक लड्डू उठाया और सायरा को देते हुए कहा, ऐसा करते हैं बिटवा, थाली के 3 लड्डू में से 1 लड्डू तुम्हारी माँ खा लेते हैं, 1 लड्डू मैं खा लेता हूँ, और तीसरा बचा लड्डू, हाँ ये तुम खा लो। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ में रखे लड्डू को अपने मुंह में डाल दिया। सुलेमान ठगा सा ये सब देखता रह गया। आखिर अब उसके पास खाने को सिर्फ ज्ञान का ही जो लड्डू बचा था।
सही जवाब है शून्य। आखिर में थाली में कोई लड्डू नहीं था विक्रम। समझे? जिन्होंने दिया उत्तर 2 वो है सिर्फ पढ़े लिखे। जिनका उत्तर था 3 वो है होशियार। परंतु जिनका उत्तर था 0 वो है इस दुनिया में दिमाग से मालामाल। तो अपने आँख और कान भले ही बंद रखो, दिमाग की बत्ती हमेशा चालू रखो। फिर एक बार तुमने मेरे प्रश्न का गलत जवाब दिया विक्रम। तो लो, अब मैं चला वापस। कल फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। पर ध्यान रखना, अगर दिया गलत जवाब तो रोज मुझसे निमटना पड़ेगा। तो लो, मैं अब चला। विक्रम बेटा, विक्रम